सुप्रभात। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, वनक्कम। स्वागत है आप सब लीडर्स का हमारे आज के दूसरे दिन के अंदर, जहां पे आज हम कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो जानेंगे। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत शर्मा। तो आप सबका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे आज के इस सेकंड डे के अंदर। और जैसे हम सब ने ऑलरेडी जाना कि किस तरीके से हम अपनी गट को जो है वो हेल्दी रख सकते हैं। हमारी गट जो है वो हमें कुछ संकेत देती है, और हम अगर उन संकेतों को समझते हैं तो किस तरीके से हम अपने मील प्लेट को जो है वो डिजाइन कर सकते हैं। हमारी गट की हेल्थ के लिए क्या क्या फ्रेंडली चीजें हैं, क्या क्या फ्रेंडली नहीं है, किस तरीके से हमें अपनी प्लेट को डिजाइन करना चाहिए, जिसमें 25% जो है वो प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स होने चाहिए, 50% के करीब फल और सब्जियों का एक परफेक्ट मिक्सचर होना चाहिए, और उसके साथ साथ उसमें कार्ब्स होने चाहिए जो कि हम ले सकते हैं होल ग्रेन्स एंड होल सीरियल से। तो हमने जहां पे कल इस इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ गट रीसेट को जो है वो स्टार्ट किया, आज हम सेकेंड डे के अंदर हैं। और आज हम जानेंगे कि गट नरिशमेंट इम्पॉर्टेंट क्यों है। आज हम जानेंगे हमारे आज के इस सेशन के अंदर कि अगर हम अच्छे तरीके से नरिशमेंट देते हैं, अगर हम हाइड्रेशन को प्रॉपर तरीके से मेंटेन जो है वो करते हैं, तो ये किस तरीके से एक बहुत ही सुटेबल इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट करता है हमारे गट सिस्टम के अंदर। और ये इन्वायरमेंट सपोर्ट करता है गुड बैक्टीरियाज हमारे गट सिस्टम के अंदर जो होते हैं उनको फ्लरिश करने के लिए, उनको मल्टीप्लाई करने के लिए। तो चलिए आज की सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल इस सेशन को आगे बढ़ाने के लिए इस वर्चुअल स्टेज के ऊपर मैं इनवाइट करूंगा डॉक्टर श्याम को जो कि डायरेक्टर ऑफ इनोवेशन एंड साइंस है, और वो हमें कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स जो है वो देंगे। तो चलिए इस वर्चुअल स्टेज के ऊपर डॉक्टर श्याम को इनवाइट करते हैं। सो दिस वर्चुअल स्टेज इज योर्स डॉक्टर श्याम। Thank you. Namaskar. Good morning, everyone. मेरी तरफ से so excited to have all of you here. आज जब भी मैं प्रोग्राम्स के बारे में सोच रहा था, और ये प्रोग्राम्स क्यों हमारे इम्पोर्टेंट लाइफ के लिए इतना इम्पोर्टेंट है, तो मैंने ज़्यादा रिसर्च भी किया कहीं हमारे रिसर्च पेपर्स में। तो आज मैं आपके साथ कुछ गेम चेंजिंग लेसन्स शेयर कर रहा हूं जो हेल्थ प्रोग्राम से जुड़ा है। ये इनसाइट्स शॉर्ट टर्म नहीं है, इनमें डीप रिसर्च और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है जो हमारे लाइफ को सीरियसली ट्रांसफॉर्म कर सकती है। पहली बात, जो कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम, जब ये सब प्रोग्राम्स है जो हमारे हेल्थी वेट प्रोग्राम है, प्रोडक्ट से ज्यादा इफेक्टिव होते हैं टिपिकली, स्पेशली जब बात लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स की हो। और हाँ, प्रोग्राम्स को कंसिस्टेंटली फॉलो करना, यानी कि अडियरेंस, सुपर इंपॉर्टेंट है। ये डेली स्मॉल डिसीजंस है जो फ्यूचर में बिग डिफरेंस क्रिएट करते हैं। अब मैं आपको डाचिंग स्टडी के बारे में बताऊंगा जो 30 इयर्स तक चली। सोच लो, 30 इयर्स तक एक क्लिनिकल स्टडी है डाचिंग। ये 30 साल तक क्लिनिकल रिसर्च किया था। इसने शो किया कि लाइफस्टाइल चेंजेस से डायबिटीज, हार्ट इश्यूज और ओवरऑल हेल्थ पर क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है। चाइना में 1986 में ये जो स्टडी शुरू किया, वो जगह के नाम है डाचिंग। तो चाइना में 1986 में शुरू किया, जब डायबिटीज इतनी कॉमन नहीं थी। ये स्टडी आज हमारे लिए आई ओपनर है। तो 30 इयर्स के रिसर्च में ये देखा गया, जो लोग इंटरवेंशन फॉलो करते थे, तो इंटरवेंशन क्या है, जिन्होंने डाइट और एक्सरसाइज फॉलो करते थे, उनको डायबिटीज होने में ऑलमोस्ट 4 इयर्स का डिले हुआ। 4 साल तक डिले हुआ। ये सब प्री डायबिटीज वाले थे, तो 4 साल तक उनके डायबिटीज में 4 साल का डिले हुआ। और क्या बात हुई, उनके फ्यूअर हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस और डेथ्स हुई।
Okay, तो fewer complications, cardiovascular issues उनके reduce हुई, उनके न्यूरोपैथी या माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस वो भी reduce हुई। तो इनका तो 30 साल तक उन्होंने देखा कि जो स्टडी सिर्फ ये स्टडी था 6 साल के लिए, फिर 6 साल के बाद स्टडी बंद हुआ, लेकिन जिन्होंने 6 साल किया, 30 साल के बाद उन्होंने देखा कि इनका मौत भी कमती हुई, इनका हार्ट डिसीज भी कमती हुई, उनका डायबिटीज होने के लिए भी 4 साल डिले हुआ। सोच लो, ये इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म है, तो इसके लिए प्रोग्राम इतना इंपॉर्टेंट है। इसीलिए दोस्तों, हमारे डेली चॉइसेस और कमिटमेंट से बिग डिफरेंस आता है। इन्फॉर्म डिसीजंस ले, हेल्थ को सीरियसली ले और लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के लिए रेडी रहें। एविडेंस क्लियर है, बस एक्शन लेना हमारा हाथ में है। चलो, आज हमारे एक प्रस्तुत साइंटिस्ट है हमारे साथ, डॉक्टर निकिता मेहरा। ये हमारे एमए के साइंटिस्ट है, जो मैंने खुद सिलेक्ट किया है हमारे टीम में, और एंड शी इज गोइंग टू टेल यू गट के बारे में, गट नरेशन के बारे में। सो चलो, आज मिलेंगे डॉक्टर निकिता मेहरा से। डॉक्टर निकिता, स्टेज इज योर्स। थैंक यू डॉक्टर श्याम। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात एंड नमस्कार। आई होप आप सब अच्छे हैं और स्वस्थ होंगे, और आप सबको यहाँ सुबह इस सेशन में देख के जिस उत्साह के साथ आप आए हैं, मैं भी वैसे ही मोटिवेटेड फील कर रही हूँ। और आशा करती हूँ कि आपको जो भी गट रीसेट प्रोग्राम के बारे में उपदेश दिए जा रहे हैं, या जो भी टिप्स और रिकमेंडेशंस दिए जा रहे हैं, आप उन सब का पालन कर रहे हैं और उनको अपने गट रीसेट प्रोग्राम के लिए फॉलो कर रहे हैं। जैसा कि आपको अभी विक्रांत जी ने बताया कि आज का हमारा सेशन है गट नरिशमेंट। गट नरिशमेंट मतलब गट को पोषण देना। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ। यस, आई होप आप सब मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं। जी, आज हम जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमारा टॉपिक है गट नरिशमेंट, मतलब गट को पोषण देना। तो ये सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि ये जरूरी क्यों है। तो ये जरूरी क्यों है, क्योंकि हर इंसान की बॉडी में जो गट के अंदर, ये हम समझ चुके हैं अब तक कि हमारे गट के अंदर बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया होते हैं। तो जो गुड बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे गट में हमारी पूरी बॉडी का 2 किलो हिस्सा जो हमारे वजन को देता है, वो है हमारा गट का बैक्टीरिया, जो कि हमारे बॉडी के सेल्स, यानी कि जो हमारी बॉडी की कोशिकाएं हैं, उनसे 3 गुना ज्यादा है। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये क्यों जरूरी है कि हम अपने गट को अच्छे से नरिश करें, हाइड्रेट करें, जिससे कि अगर हमारा गट अच्छा होगा तो हमारी हेल्थ अच्छी होगी। अब जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आपको दो पिक्चर्स दिख रहे हैं और एक क्वेश्चन के साथ। तो ये क्वेश्चन मैं आप सबसे पूछना चाहूंगी कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जो लेफ्ट साइड में है वो क्या है और राइट साइड में जो है वो क्या है? दोनों में से कैलोरी और न्यूट्रिएंट क्या है? इज लेफ्ट साइड द कैलोरी और न्यूट्रिएंट, और राइट साइड जो है वो कैलोरी है या न्यूट्रिएंट है? ये सब हम समझ सकते हैं पिक्चर को देखते ही कि जो हमारा राइट साइड है, मतलब जो दाईं ओर की पिक्चर है, वो इंडिकेट करती है न्यूट्रिशन को, जबकि जो हमारा लेफ्ट साइड है वो इंडिकेट करता है कैलोरी को। तो हमें ये समझना होगा कि कैलोरी और न्यूट्रिशन क्या है। कैलोरी का मतलब क्या है? वो खाना जो हमें खाने से एनर्जी मिलेगी, मतलब ऊर्जा मिलेगी। लेकिन अगर हम बात करें न्यूट्रिशन की, तो न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन माने पोषण। तो वो न्यूट्रिएंट्स देगा हमें जो कि
मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं जो ज्यादा मात्रा में है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं जो कि कम मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे कि विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स। तो ऐसा खाना जो हमें न्यूट्रिएंट्स दे रहा है, पोषण तत्व दे रहा है, वो हुए न्यूट्रिशन, और जो केवल ऊर्जा दे रहा है वो हुए कैलोरीज। और एक बात और हमें ध्यान रखनी है कि जो कैलोरीज हैं वो हमें सिर्फ ऊर्जा देती हैं, वो उनमें पोषण तत्व नहीं होते। लेकिन जो हमारे न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिएंट्स है, वो हमें एनर्जी देते हैं, ऊर्जा देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो भी हमारी बॉडी के अंदर क्रियाएं हो रही हैं, जो चाहे वो पाचन क्रिया हो, खाने को पचाना, या हमारा बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म हो, ब्रेक डाउन रिएक्शंस हो, या और विभिन्न प्रकार की जो भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उन सब के अंदर हेल्प करता है, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में हेल्प करता है। तो आशा करती हूँ कि अब आप कैलोरी और न्यूट्रिशन के बीच का फर्क जान चुके हैं। तो अब हम समझना चाहेंगे दो प्रकार के खाने जो हो सकते हैं। एक होता है हमारा कैलोरी डेंस फूड, एक होता है हमारा न्यूट्रिएंट डेंस फूड। कैलोरी डेंस फूड से हम क्या समझते हैं? वो खाना जो कैलोरी से भरपूर है, जिसमें कैलोरी भरपूर मात्रा में है, और ऐसे प्रकार के खाने जो होते हैं उनमें हमारा न्यूट्रिएंट माने पोषण बहुत कम मात्रा में होता है। और ऐसे खाने को अक्सर हम एम्प्टी कैलोरीज बोलते हैं। एम्प्टी कैलोरीज का क्या मतलब है? खाली कैलोरीज का होना, जिससे आपको पोषण तत्व नहीं मिल पाते। दूसरा, इसमें हम इसको क्विक एनर्जी भी बोलते हैं। क्विक एनर्जी मतलब कि जैसा कि आप पिछले सेशंस में ये समझ चुके हैं कि जो भी कैलोरी वाले खाने की चीजें होती हैं उनमें सिंपल शुगर होती है। सिंपल शुगर मतलब मोनोसेकेराइड्स, ग्लूकोज। तो वो सिंपल शुगर्स हैं, बॉडी में जाते ही फटाफट एब्जॉर्ब हो जाती हैं। अब जब वो जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाती है तो हमें जल्दी एनर्जी मिलती है, वो ऊर्जा मिलती है। बट जितनी जल्दी हमें वो एनर्जी मिलती है, थोड़ी देर बाद ही हमें बॉडी के अंदर वो थकान, लेथार्जी और आलस महसूस होता है। क्यों होता है ऐसा? क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो भी जरूरी पोषण तत्व है वो नहीं होते। और ऐसा खाना अक्सर प्रोसेस्ड फूड होता है। प्रोसेस्ड फूड से हम क्या समझते हैं? ऐसा खाना जिसको बनाने के लिए या तो बहुत केमिकल रिएक्शंस यूज हुए हों, या हाई टेम्परेचर पे या हाई प्रेशर पे उनको बनाया गया हो या पैक किया गया हो, तो उनको ऐसे एक्सट्रीम कंडीशन से एक्सपोज किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनके अंदर जो थोड़ी बहुत भी अगर पोषण तत्व की मात्रा है वो और कम हो जाती है, न्यूट्रिशन वैल्यू और कम हो जाती है। अब जब उसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है तो ये हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। हालांकि हमें चाहे खाने में ही अच्छा लगे, बट लेकिन वो हमारी बॉडी को कोई फायदा नहीं पहुंचा रहे हैं, ये हमारी हेल्थ के लिए नुकसानदायक है। क्यों? क्योंकि इनमें सिर्फ ज्यादा मात्रा में शुगर और फैट्स पाए जाते हैं, तो ये हमारा वजन बढ़ाते हैं। वजन बढ़ाते हैं तो हमारा लिपिड एंड फैट प्रोफाइल जो है वो डिसबैलेंस हो जाता है, और हमें डायबिटीज की संभावना हो सकती है आगे जाकर, और हमें हार्ट इश्यूज हो सकते हैं। तो कोशिश करिए कि ये खाना आप ना खाएं। और अगर आप बोले हम कि क्या खाना है जो कैलोरी डेंस फूड के कैटेगरी में आता है, तो वो आते हैं हमारे सारे प्रकार के डिजर्ट्स। डिजर्ट्स माने आपके केक्स हो गए, पेस्ट्रीज हो गए, या जो भी आप मीठा खा रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड जैसे कि चिप्स हो गए, और आपका फास्ट फूड जैसे कि बर्गर, पिज्जा, ये सब आपके जो है कैलोरी डेंस फूड हैं, जिनमें न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ना के बराबर है या नहीं है। लेकिन यही दूसरी ओर हम देखते हैं राइट साइड, वो है न्यूट्रिएंट डेंस फूड। न्यूट्रिएंट डेंस फूड की अगर मैं बात करूं तो ये ऐसा खाना जो कि न्यूट्रिएंट से भरपूर है, मतलब पोषण तत्वों से भरपूर है। अब इसमें क्या होता है कि न्यूट्रिशनल वैल्यू, पोषण तत्वों की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, तो उस वजह से एनर्जी हमें ये भी प्रोवाइड करते हैं, ऊर्जा हमें इनसे भी मिलती है, पर केवल ऊर्जा नहीं मिलती। और जो एनर्जी ये हमें देते हैं वो है सस्टेन्ड एनर्जी। अब सस्टेन्ड एनर्जी से हम क्या समझते हैं? सस्टेन्ड एनर्जी से हम ये समझते हैं कि ऐसी एनर्जी, ऐसी ऊर्जा जो हमें काफी लंबे समय तक मिले और महसूस हो, और न्यूट्रिएंट्स मिले। तो जैसे जैसे हमारी बॉडी के अंदर वो न्यूट्रिएंट्स, वो पोषण एब्जॉर्ब होते जाते हैं, वैसे वैसे हमें
एनर्जी जो है वो मिलती रहती है, तो हमें कंटिन्यूअस एनर्जी मिलती है ऐसे खाने को खाकर। और इसमें क्या आता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मतलब carbohydrates, complex carbohydrates, fats and proteins, healthy fats, and micronutrients like vitamins, minerals, fibers. तो ये सब जैसे कि होल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हो गए, नट्स हो गए, सीड्स हैं, और आपके पास होल ग्रेन्स हैं, ये सब आपके न्यूट्रिएंट डेंस फूड हैं। तो ऐसा जो खाना है वो हमारी हेल्थ के लिए, हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए, हमारे गट हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, अब आप कैलोरी डेंस फूड और न्यूट्रिएंट डेंस फूड, आशा करती हूँ कि आप फर्क दोनों के बीच का समझ चुके हैं। अब जैसा कि आप ये पिक्चर में देख सकते हैं कि आपको दो इमेजेस हैं, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों में आपको दिख रहा है कि 150 कैलोरी ही लिखा है। अब अक्सर ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं कि हम तो कैलोरी कंट्रोल करके खाना खा रहे हैं, तो हमारा तो वजन नहीं बढ़ेगा, हम सोच समझ के खाते हैं और हमारी सेहत अच्छी रहेगी। पर क्या आप जानते हैं कि सेम कैलोरीज का खाना जो है आप खा रहे हैं, आपको क्या उससे सेम न्यूट्रिशनल वैल्यू मिल रहा है? तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर जैसा आप देख रहे हैं, लेफ्ट साइड में अगर मैं देखती हूँ, 1 कप पाइनएप्पल और आधा कप ब्लूबेरीज है, वो हमें 150 कैलोरीज दे रही है। तो इसको खाने से हमें क्या मिल रहा है? हमें फाइबर मिल रहा है, हमें पानी मिल रहा है, विटामिन्स एंड मिनरल्स मिल रहे हैं। बट लेकिन यहीं और मैं दाईं ओर देखूं तो यहाँ भी मुझे 150 कैलोरीज मिल रही हैं। आप 2 चॉकलेट्स खाते हैं, आपको 2 चॉकलेट्स खाने से 150 कैलोरीज मिल रही हैं, पर क्या आपको वही सेम न्यूट्रिशनल वैल्यू मिल रही है जो आपको लेफ्ट साइड का खाना खाने से मिलेगी? तो ऐसा नहीं है। ऐसी इससे हमें सिर्फ एम्प्टी कैलोरीज मिल रही है, मतलब खाली कैलोरीज का मिलना, न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि कैलोरीज तो बराबर है, मेरा वजन नहीं बढ़ेगा, भले वजन आपका मेंटेन रहे, पर क्या आपकी हेल्थ उतनी ही अच्छी रहेगी? तो ऐसा नहीं होगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको थोड़ी ध्यान रखनी है अपना डाइट चुनते टाइम। अब नेक्स्ट है हमारा हेल्दी प्लेट। आई थिंक ये पिक्चर जो है आप काफी बार देख चुके हैं, आप इस पिक्चर से फेमिलियर हैं सब। तो बट थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि हम कैसे अपने प्लेट को डिजाइन कर सकते हैं। अब अक्सर हमें, अब इस प्लेट से हमें ये पता चल रहा है कि अगर हम अपनी प्लेट को 4 भागों में डिवाइड करते हैं, तो जो हमारी प्लेट के 2 भाग है, मतलब 50% जो है वो क्या है? सिर्फ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का होना चाहिए, और वही 25% जो है हमारा प्लांट प्रोटीन होना चाहिए, और 1/4 हिस्सा यानी 25% हमारा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए। तो अब सवाल ये आता है कि ठीक है, हमें ये तो पता है कि हमें प्लेट को इस तरीके से डिजाइन करना है, बट हमेशा दिमाग में ये आता है कि क्या बनाएं या क्या खाएं। तो आज हम आपको थोड़े से टिप्स और सुझाव देंगे जो आपको हेल्प करेंगे अपने हेल्दी प्लेट को डिजाइन करने के लिए। तो चलिए, हमारा हमारा जो प्लेट का हिस्सा है दैट इज 50% ऑफ आवर प्लेट, मतलब कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जब आप डिसाइड कर रहे हैं, तो कुछ चीजें हैं जो आप अपने ध्यान में रखिए जो आपको हेल्प करेंगे अपने हेल्दी प्लेट को डिजाइन करने में। तो अब ये जो है, ये सिर्फ हमारा खरीदने से ही शुरू हो जाती है ये क्रिया। अब आपको अब कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं कि रोज रोज कौन लेने जाएगा, कईयों को आलस आता है, कईयों के पास टाइम नहीं है। तो आपको क्या करना है कि आपको पहले से ही सोच के रखना है, आप अपने हिसाब से जो आपको कन्वीनियंट हो, आप वैसे अपनी स्ट्रैटेजीज बना लीजिए कि आप मार्केट जाइए, आपको अलग अलग प्रकार की जो भी सब्जियां मिले, और कोशिश कीजिए कि आप हर प्रकार की सब्जी को इंक्लूड करें। जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं उनको आप इंक्लूड करें अपने डाइट में। तो इससे होगा क्या कि आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आपके पास कभी भी स्टॉक का शॉर्टेज नहीं होगा, आपके पास हमेशा ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे। और हेल्दी ऑप्शंस चूज करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? कई लोग हैं जो समय बचाने के लिए अदरक लहसुन का पेस्ट बना बनाया ले आते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि आप फ्रेश अदरक और लहसुन लें और आप उसका पेस्ट बनाएं। ज्यादा समय नहीं लगता, 2-4 मिनट की बात है। और अगर टोमेटो प्यूरी आप यूज करते हैं तो उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, ऑलरेडी कब का बना होता है ये आपको नहीं पता। आप कोशिश कीजिए कि आप फ्रेश टमाटर लें, आप फ्रेश प्यूरी बनाएं, और या अलग तरीके से आप सब्जी में डालकर आप उसको यूज कर सकते हैं। तो
आपको क्या कोशिश करनी है कि आप हर तरीके की सब्जी और फ्रूट कोशिश करें, सीजनल फ्रूट लें, जो भी सीजन में सब्जी अवेलेबल है वो लें। क्यों? क्योंकि उनमें पोषण तत्वों की मात्रा जो है वो भरपूर होती है। जो हमारे फ्रीज्ड होते हैं या बहुत टाइम से स्टोर करे हुए होते हैं, उनमें न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है कम हो जाती है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। अब बात आती है प्रिपेयर करने की। अगर हम बात करें फ्रूट्स की, तो फ्रूट्स में आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी आपको फ्रूट्स खाने हैं तो आप कोशिश कीजिए कि आप होल फ्रूट अपने साथ रखें। जब आपको खाना है आप उसको तभी कट करें, आप बहुत देर पहले से उसको कट करके ना रखें। तो अक्सर आपने देखा होगा कि सेब है, सेब अगर हम थोड़ी देर काट कर रख देते हैं तो वो ब्राउन हो जाता है, उसमें वो थोड़ा सा कालापन आ जाता है। तो उससे क्या होता है कि उसमें ऑक्सीडेशन हो जाता है। अब ऑक्सीडेशन क्या है कि खुला पड़ा रहता है, हवा के साथ वो रिएक्ट करता है और उसमें ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिससे कि उसकी जो हमारी न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो कम हो जाती है। ठीक है। दूसरा, अगर हम बोले फ्रूट्स आप अगर या सब्जियां हैं, आप बहुत पहले आप काट के रख देते हैं, आपने ये भी देखा होगा कि खीरा अगर आप बहुत देर पहले, कुकुम्बर आप बहुत देर पहले काट कर रख देते हैं तो वो सूख जाता है, ड्राई हो जाता है, तो उसमें जो वाटर कंटेंट है वो कम हो जाता है। तो आप कोशिश कीजिए कि जब आपको खाना खाना है आप उसको फ्रूट को तभी काटें और तभी उसको कंज्यूम करें। दूसरी बात सब्जियों की, तो सब्जियों में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जब भी सब्जी बनानी है तो आप उसको काटने से पहले वॉश करें, जिससे कि उसके न्यूट्रिएंट वैल्यू जो है वो पानी के साथ बह ना जाए। ठीक है। तो ये बात हुई हमारी खरीदने को लेकर या बनाने को लेकर। अब बात आती है हमारी पकाने को लेकर। तो पकाने में अगर हम बात करें तो हमारी इंडियन फैमिलीज में तब तक खाने को पका हुआ नहीं माना जाता जब तक हमारी सब्जियां पूरी गल नहीं जाती या उनका सब्जियों का रंग बिल्कुल चला नहीं जाता, तब तक हम बोलते हैं कि सब्जी कच्ची है, ये बनी नहीं है। तो पर लेकिन आपको क्या पता है कि आप जब इतना ज्यादा उसको इतनी देर तक पकाते हैं तो उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसको उतनी ज्यादा हीट मिल रही है और कुछ विटामिन्स एंड मिनरल्स ऐसे होते हैं जो कि हमारे हीट सेंसिटिव होते हैं, जो ज्यादा हीट मिलने से वो उड़ जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम सब्जियों को जब भी पकाएं तो इस तरीके से पकाएं कि उनका कलर ना जाए, वो थोड़े सॉफ्ट हो जाएं, हमें कच्चे ना लगे, बट उनका टेक्सचर मेंटेन रहे, जिससे कि उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो बनी रहे। और दूसरी बात ये आती है कि हम अक्सर ऐसा करते हैं कि हम बहुत ज्यादा घी और तेल का इस्तेमाल करते हैं तड़का लगाने के लिए। तो आप जो भी तेल आप यूज कर रहे हैं, आप वो कोशिश कीजिए कि ऐसा तेल इस्तेमाल करें जो कि रूम टेम्परेचर पर सॉलिड ना हो, जमा हुआ ना हो, जैसे कि वनस्पति और डालडा, ये आपको नहीं यूज करना है। आपको जो रूम टेम्परेचर पे तेल है वो लिक्विड हो वैसा यूज करना है, जैसे कि कोल्ड प्रेस ऑयल है या ऑलिव ऑयल है या जिन ऐसे ऑयल जिसमें म्यूफा या प्यूफा है, मतलब अनसैचुरेटेड फैट की मात्रा ज्यादा है, तो इस प्रकार का तेल यूज कीजिए। कुकिंग के टाइम पे आप हेल्दी अप्रोच और क्या कर सकते हैं, फ्राइड खाना कई लोगों को बहुत पसंद है, तो आप कोशिश कीजिए कि आप फ्राइड को अवॉइड करके आप शैलो फ्राई करें, और जहां तक पॉसिबल है, और जहां शैलो फ्राई आप कर रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि आप स्टीम करके खाना खाएं या बॉईल करके खाना खाएं। तो डिफरेंट तरीकों से खाने को बनाएं जो कि आपका पोषण तत्वों की मात्रा को कम ना करे, मतलब उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो कम या खत्म नहीं होना चाहिए। बट एक बात और मैं आपको कहना चाहूंगी कि बॉईल करते टाइम अक्सर बहुत लोग बहुत सारा पानी डाल देते हैं, तो आप ये ध्यान रखिए कि आप उतना पानी डालें जितने में आपका खाना जो है वो पक जाए, एक्स्ट्रा पानी ना हो। और अगर वो पानी बच भी गया है तो आप उसको करी के फॉर्म में यूज करें या आटा गूंदने के लिए यूज करें। आप उस पानी को फेंके नहीं, क्योंकि उस पानी के अंदर हमारे विटामिन्स और मिनरल्स जो हैं वो लीच आउट हो जाते हैं, मतलब बाहर निकल जाते हैं। यही हम बात करें अब सर्विंग की। हमने खरीद लिया, प्रिपरेशन के पॉइंट्स ध्यान रख लिए, पकाने के लिए जो क्या चीजें हैं वो ध्यान रख लिया। बात आती है सर्व करने की। तो सर्व करने के लिए हमने अभी समझा था कि हमारी प्लेट का 50% हिस्सा जो है वो होगा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो आपको उसी तरीके से अपनी प्लेट के अंदर इसको सर्व करना है। आप सब्जी के फॉर्म में रखिए या सैलेड के फॉर्म में रखिए, और
आप ऐड सर्व करते टाइम आप इसमें धनिया डाल सकते हैं या लेमन डाल सकते हैं विटामिन सी का कंटेंट बढ़ाने के लिए। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अब बात करते हैं हमारे दूसरे हिस्से की प्लेट की, जो है 25% प्लांट बेस्ड प्रोटीन। अब प्लांट बेस्ड प्रोटीन क्या होता है? प्लांट बेस्ड प्रोटीन में आएंगे आपकी सारी दालें और जो भी आपके बीन्स हैं, जैसे कि आपका मूंग दाल है, अरहर की दाल है ना, चने की दाल है, या राजमा है, या सोयाबीन है, लोबिया है, ये सब हमारे प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स हैं, या नट्स या सीड्स हैं। तो इनको खरीदते समय आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको सारे प्रकार की दालें लेनी है, क्योंकि कोई दाल है किसी के अंदर कोई अमाइनो एसिड, कोई प्रोटीन की मात्रा ज्यादा है, किसी में किसी प्रोटीन की मात्रा ज्यादा है। तो जिससे कि आपकी बॉडी को सारे प्रोटीन्स मिले भरपूर मात्रा में, तो आपको सभी विभिन्न प्रकार की दालें जो है वो आपको खरीदनी है। कोशिश कीजिए कि आप अलग अलग तरीके के बीन्स को भी लें और नट्स और सीड्स को लें, और लेते टाइम ये ध्यान रखें कि उनमें कीड़ा ना लगा हो। कीड़ा लगे होने की पहचान क्या है कि उसमें छोटे छोटे होल्स हो जाते हैं, छेद हो जाते हैं, तो आप वो ध्यान रखिए। और हमेशा अपने जो दालें हैं या नट्स या सीड्स हैं उनको एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रखें, कूल टेम्परेचर पे या नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे। अब बात आती है प्रिपेयर करने की। तो दालें प्रिपेयर करने के लिए आपको क्या करना है कि उनको आपने पहले अच्छे से वॉश करना है। वॉश करने के लिए, वॉश क्यों करना है? क्योंकि अक्सर क्या होता है कि दालें जब बनती हैं तो उनमें पॉलिश की जाती है, तो आपको उस पॉलिश को हटाना है। अगर आपकी अनपॉलिश दाल है तो बहुत अच्छा है, बट अगर नहीं है तो आपको पॉलिश को हटाना है। वॉश करने के बाद आप कोशिश कीजिए कि आप उसको थोड़ी देर सोक करके भिगो कर रखें। अब ऐसा करने से क्या होता है, क्यों भिगोना है? एक तो वो जल्दी पक जाएगी, दूसरा उसमें जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स हैं उनको वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर सिंपल स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और वो हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। और कुछ एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि पानी में चले जाते हैं, तो जब हम उस पानी को हटाते हैं तो वो एंटी न्यूट्रिएंट्स हट जाते हैं, सिर्फ हेल्दी हमारी जो दाल है वो बच जाती है। अब अगर हम दाल पकाने की बात करें तो ये मोस्टली सभी इंडियन फैमिलीज में होता है कि सब अलग से तड़का बनाते हैं। पहले दाल को अलग से बॉईल करते हैं और अलग से तड़का बनाकर वो मिक्स करते हैं, तो और जिसमें कि हमारा भरपूर मात्रा में तेल और बहुत सारे मसाले डालते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि आप सिंपल एंड हेल्दी कुकिंग अपनाएं। आप दाल को बॉईल करते टाइम ही उसमें करी लीव्स और जो भी आपके तड़का आपने डालना है आप उसको उसी में डाल दें, जिससे कि उसका फ्लेवर जो है वो बॉइलिंग के टाइम पे ही एक्सट्रैक्ट होकर उस दाल में आ जाए। ठीक है। और जब आप उसको सर्व करें, जब आप अपना 1/4 प्लेट का हिस्सा दाल से सर्व कर रहे हैं, तो आप सर्व करते टाइम उसमें ऊपर से जीरा डाल सकते हैं थोड़ा सा ऑयल में भून के, या आप उसमें हींग डाल सकते हैं और आप उसमें धनिया डाल सकते हैं। आप धनिया डालते टाइम भी आपको फ्रेश धनिया ही डालना है, क्योंकि उसमें ऐसे फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं कि अगर आप उसको पका देंगे तो वो उड़ जाएंगे, इवेपोरेट हो जाएंगे। तो आप कोशिश करिए कि आप फ्रेश धनिया डालें। तो ये कुछ हेल्दी अप्रोचेस आप अपना दाल बनाने के लिए, या जो भी आपका प्रोटीन बेस्ड मील है 1/4 प्लेट जो हिस्सा है वो आप ध्यान रख सकते हैं। अब नेक्स्ट बात आती है हमारी प्लेट का तीसरा हिस्सा जो है 25% कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। अब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से हम क्या समझते हैं? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं हमारे होल ग्रेन्स। होल ग्रेन्स मतलब जो हम, जैसे हमारा गेहूं है या बाजरा है, ठीक है, या रागी, ज्वार, ये सब हमारे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है। तो अब इनको खरीदते टाइम आपको इनका क्या ध्यान रखना है कि कोशिश कीजिए कि आप मल्टी ग्रेन्स जो हैं अपने डाइट में इंक्लूड करें। सिर्फ गेहूं तक ही ना सीमित रहें, क्योंकि वो मैक्सिमम जो है लोग सिर्फ गेहूं ही खाते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि आप गेहूं के साथ साथ बाजरा है, ज्वार है, रागी है, वो सब भी आप लें। मल्टीग्रेन जो आटा है अपना वो बना लें। और आटा जब आप खरीदने जा रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि या तो आप फ्रेश आटा पिसवाएं चक्की से। अगर आप फ्रेश नहीं पिसवा सकते तो आप ये कोशिश कीजिए कि आपके आटे के अंदर फाइबर जो है, जो चोकर जिसको बोलते हैं, ब्रैन, यानी कि उसकी मात्रा जो है वो भरपूर होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत ही ज्यादा रिफाइंड हो जाए वो आटा, तो वो नहीं होना चाहिए। ठीक है। और आटा पिसवाते टाइम आप मल्टीग्रेन आटा बनवा सकते हैं, आप उसमें चना पिसवा सकते हैं, सोयाबीन पिसवा सकते हैं, अपना जैसा जिसका प्रेफरेंस है
उस हिसाब से आप ऑप्शंस को वेरी कर सकते हैं। अब बात अगर हम करते हैं प्रिपेयरिंग की, तो प्रिपेयर करते टाइम तो देखिए सिंपल है। आपको अगर आपने रोटी के फॉर्म में खाना है तो आप सिंपल अपना आटा गूंदेंगे, आप रोटी बना लेंगे। बट लेकिन अब रोज आप रोटी खाकर अगर आपको लगता है कि रोज सेम खाना खा रहे हैं तो आप वैरायटी ऐड कर सकते हैं। जैसा कि आपको पहले भी बताया गया था कि आप फर्मेंटेड फूड्स जो है वो अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। तो जैसे कि इडली खाते हैं तो इडली में चावल को आप रिप्लेस करके रागी की इडली बना सकते हैं, है ना। आप रागी का डोसा बना सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि अपना बैटर प्रिपेयर करके रखें, उसे फर्मेंट होने दें और आप डोसा या इडली का बैटर प्रिपेयर करें। अब अगर हम बात करें कुकिंग की, तो कुकिंग में आपको क्या ध्यान रखना है कि अब जैसे मैं बोलूं कि आप डोसा खाएंगे वो भी ठीक है, तो आप उसमें तेल का कम इस्तेमाल करें, ठीक है। या फिर आप उसमें ऑप्शन, हेल्दी ऑप्शन क्या है कि अगर आप डोसे की जगह आप इडली खा लें, अगर आप रागी की इडली बना रहे हैं तो, या आपने कोई और ग्रेन लिया है तो उसमें क्या होगा कि आपके पास स्टीम है, स्टीम में कोई ऑयल यूज नहीं होगा, तो वो डोसे से भी हेल्दियर वर्जन है। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो आप ध्यान में रख सकते हैं। अब अगर हम बात करें सर्विंग की, सर्विंग में आप क्या करेंगे, अपने प्लेट का 1/4 हिस्सा, मतलब 25% हिस्सा जो आपकी प्लेट का वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से जाएगा, चाहे वो डोसा हो, इडली हो या आपका रोटी के फॉर्म में हो। अगर आपको इन सब चीजों में नहीं खाना तो आप बाजरा, ज्वार, रागी, इन सबको आप रोस्ट करके रख सकते हैं, या रोस्टेड स्नैक्स भी आते हैं, या तो आप ले सकते हैं जो हेल्दी है, या आप फ्रेशली आप उनको रोस्ट करके रख सकते हैं और आप वो खा सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने प्लेट में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को इंक्लूड कर सकते हैं। ये बात हुई हमारे प्लेट की कि क्या क्या हमारे प्लेट में खाना होना चाहिए। अब जैसा कि हम जानते हैं कि मसाले जो हैं हमारे इंडियन क्यूजीन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम सब मसाले यूज करते हैं अपना खाना बनाने के लिए, जैसे कि नमक है, मिर्च है, हल्दी है, जीरा है। तो ये सब स्पाइसेस और कॉन्डिमेंट्स होते हैं। अब अगर हम जाने कि स्पाइसेस और कॉन्डिमेंट्स क्या होते हैं, तो स्पाइसेस होते हैं मसाले, जैसे कि हमारा नमक, मिर्च, हल्दी। और कॉन्डिमेंट्स की अगर हम बात करें, कॉन्डिमेंट्स हो गए जैसे हमारा धनिया है, पुदीना है, ये सब जो हमारा खाना बनाते टाइम यूज नहीं होते बट खाना सर्व करते टाइम ज्यादा यूज होते हैं। और मसाले अक्सर हमारा खाना जो है पकाते टाइम ज्यादा यूज होते हैं। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या रोल है इनका, जैसे हम सब जानते हैं कि हल्दी जो है वो बहुत अच्छी होती है। हल्दी के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं। क्यों होती है? क्योंकि उसके अंदर कुर्कुमिन होता है। अब कुर्कुमिन की वजह से वो हमारा इन्फ्लेमेशन को रोकता है और वो हमारा इम्यूनिटी बनाने में हेल्प करता है। और ऐसा ही अगर हम बोलें कि अदरक है, अदरक जो है उसके अंदर भी हमारा एक जिंजरॉल नाम का एक्टिव होता है। तो वो क्या करता है कि एक तो डाइजेशन में हेल्प करता है, दूसरा आपने ये देखा होगा कि अक्सर जब गला खराब हो जाता है तो आप बोलते हैं कि अदरक का रस ले लीजिए या अदरक वाली चाय पी लीजिए। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उसके अंदर जिंजरॉल प्रेजेंट है, तो उसकी वजह से वो आपके गले को और आपके डाइजेशन को ये सब हेल्प करता है ठीक करने में। और यही हम बात करें हमारे जीरा है, जैसे जीरा है, अजवाइन है, सौंफ है, तो ये सब जो है हम बोले ये कार्मिनेटिव होते हैं। अब कार्मिनेटिव क्या होते हैं? ऐसी चीजें जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करती हैं। अब कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत ज्यादा गैस और ब्लोटिंग होती है, कुछ भी खाते हैं उनको गैस और ब्लोटिंग होती है, तो ऐसे क्या कर सकते हैं, आप अपने खाने के अंदर अजवाइन का या जीरे का, चाहे आप उसको इन्फ्यूज्ड वाटर के फॉर्म में ले सकते हैं मॉर्निंग में, या आप उसको अपने खाने के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये सब जो है ये आपको आपके डाइजेशन में, आपके पाचन में हेल्प करते हैं। ऐसे ही आपने धनिया या पुदीने की चटनी बनाते हैं, वो भी आपको डाइजेशन में बहुत हेल्प करती है। तो अब ये सब बात हुई हमारी हेल्दी प्लेट की। अब मैं आप सबसे ये जानना चाहूंगी कि क्या आप जानते हैं कि हमारी बॉडी जो है उसमें कितना % पानी होता है? हमारी बॉडी के अंदर पानी होता है 60 से 70% हमारी बॉडी जो है वो पानी से बनी है। मतलब हमारा जो ब्लड है, ब्लड जो है वो 90% उसमें पानी है। और अगर हम बात करें हमारे ब्रेन की तो उसमें 75% पानी है। स्किन में 65% पानी है। तो हमारी बॉडी के अंदर पानी भरपूर मात्रा में है। हालांकि हमारे जो जोड़ हैं, जॉइंट्स हैं, उनमें भी 35% पानी होता है। तो
तो इसलिए पानी जो है वो भरपूर मात्रा के अंदर प्रेजेंट होता है। तो हमें पानी, हमारी बॉडी को हाइड्रेट करके रखना है हमेशा। और पानी हाइड्रेट करने से क्या होता है, हमारी ओवरऑल हेल्थ कैसे अच्छी होती है, हमारी बॉडी की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है मतलब कि अब हमारा जो बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषण को हर बॉडी के पार्ट तक पहुंचाने में हेल्प करता है। हमारी बॉडी के अंदर से जो वेस्ट है वो यूरिन के फॉर्म में उसको निकालने में हेल्प करता है। और जो हमारे जोड़ हैं, जोड़ों को लुब्रिकेट करने में हेल्प करता है। और ऐसे ही हमारा, अगर मैं बात करूं कि गट हेल्थ को कैसे हेल्प करता है, तो हमारे कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। कॉन्स्टिपेशन क्यों? क्योंकि पानी ज्यादा होगा तो आपका जो भी मल है वो ड्राई नहीं होगा और आपका इजीली मोशन पास होगा। दूसरा, हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में, उसको मिक्स करने में हेल्प करता है। और अगर हम बात करें इन्फ्लेमेशन की, तो जो हमारी गट की जो अंदर की लाइनिंग होती है वो भी हमारी, उसको मिकोसा बोलते हैं, जो कि पानी से बनी, उसमें भी पानी होता है, जो कि हमारे परमिएशन में, सामान एब्जॉर्ब करने में और इन्फ्लेमेशन से, बैक्टीरिया को वहां चिपकने से बचाता है। तो ये चीजें हैं जिसकी वजह से आपको बोला जाता है कि आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है। तो अब ये सब समझने के बाद आप इतना तो समझ गए होंगे कि आपको हेल्दी ऑप्शंस आपके पास क्या हैं और अनहेल्दी ऑप्शंस क्या हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, बाई और जो भी आपको दिख रहे हैं, जैसे कि एरेटेड ड्रिंक्स हैं, आर्टिफिशियल जूसेस, अल्कोहल है या शुगरी ड्रिंक्स हैं, ये सब आपके अनहेल्दी ऑप्शंस हैं। बट लेकिन अगर हम हेल्दी ऑप्शंस देखें तो वो क्या है, इन्फ्यूज्ड वाटर, कोकोनट वाटर, या आप हेल्दी जूस ले सकते हैं वेजिटेबल, या स्मूदी ले सकते हैं, या फ्रेश फ्रूट जूस ले सकते हैं। फ्रेश फ्रूट जूस में आप कोशिश कीजिए कि आप फाइबर के साथ लीजिए, उसको छान के ना पिए। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखने हैं अपने गट नरिशमेंट के लिए। तो इसी के साथ मैं आपको एक एक्टिविटी देना चाहूंगी, जिसमें आप सबको अपना एक हाइड्रेशन ड्रिंक, जो भी आपका पसंदीदा हाइड्रेशन ड्रिंक है, उसका आपको एक पिक्चर पोस्ट करना है। और चाहे वो इन्फ्यूज्ड वाटर हो सकता है, कोकोनट वाटर, या कोई भी जूस जो आपको पसंद है। और उसके साथ साथ आपको 2 पिक्चर्स बतानी है, 2 एग्जांपल्स बताने हैं कैलोरी डेंस फूड के और न्यूट्रिएंट डेंस फूड के। तो ये आप लोगों के लिए, सबके लिए आज की एक्टिविटी रहेगी। और इसी के साथ मैं अपना आज का सेशन कंक्लूड करती हूँ एक कोट के साथ, जो कि कहता है दैट एवरी डे वी लिव एंड एवरी मील वी ईट वी इन्फ्लुएंस द ग्रेट माइक्रोबियल ऑर्गन इनसाइड अस फॉर बेटर और फॉर वर्स। मतलब कि हम हर दिन जो जीते हैं, हर खाना, हर मील जो हम खाते हैं, वो किसको प्रभावित करता है, जो भी हमारे गट के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, चाहे वो अच्छे के लिए या बुरे के लिए। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको हमेशा अच्छा प्रभाव ही देना है। थैंक यू, नमस्ते। Thank you so very much, Dr. Nikita, और I think that was a wonderful talk. एक बार दोबारा से हम इसको रिकैप करेंगे, बट लेट्स मूव अहेड और आज आगे बढ़ते हैं। और स्ट्रेट फॉरवर्डली आज हमें क्या क्या चीज़ें जो है वो एक्सरसाइज के अंदर जो है वो यूज़ करनी है, एक्सरसाइज रूटीन कैसा होगा। तो हमारे फिटनेस एक्सपर्ट ऑलरेडी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो बिल्कुल भी टाइम ना लेते हुए अब इस वर्चुअल स्टेज के ऊपर मैं इन्वाइट करने जा रहा हूँ मीनल को। सो वर्चुअल स्टेज इज योर, मीनल। थैंक यू सो मच विक्रांत। हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे आज के फिटनेस सेशन में। और आज हम आपको लेकर जाएंगे कुछ और ऐसी मूवमेंट्स में जो हेल्प करेंगे आपकी गट को इम्प्रूव करने में। सो लेट्स स्टार्ट विद सम वार्म अप मूव्स। इन वार्म अप मूव्स को आप मैट पे बैठ के कर सकते हैं, और अगर किसी को नीचे बैठ के घुटनों में पेन है तो आप स्टार्ट इन सभी मूव्स को किसी चेयर पे बैठ के, फिर धीरे धीरे जब आपको ऐसे लगे कि आपकी बॉडी वार्म्ड अप है, तब आप धीरे से नीचे भी शिफ्ट करेंगे। कोर को एंगेज करके रखेंगे, अपनी स्पाइन को लेंथन करके रखेंगे, मतलब कि जो आपकी रीढ़ की हड्डी है वो सीधी रहनी चाहिए। इसका मतलब ये कि जब हम जमीन पर बैठते हैं या एक फ्लैट सरफेस पे बैठते हैं, बहुत ज्यादा, क्योंकि हम लोग एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल के आदी हो चुके हैं, चेयर्स पे बैठने के आदी हो चुके हैं और गलत पोजीशन से बैठते हैं, तो बहुत ही आराम से हम ऐसे करते थे। आप देख रहे हैं इसमें ना सिर्फ यहाँ से, बट यहाँ से भी टेल बोन से, जहां से जो बहुत बेसिक एरिया है, वहां से भी जो रीढ़ की हड्डी है वो मुड़ रही है। हमारी सबकी जो स्पाइन, रीढ़ की हड्डी होती है, वो ऐसे एस शेप की। अगर आप इसके बेस को, मतलब यहाँ पर ये जो एक सेंटर है, अगर यहाँ पर इसको आप सपोर्ट दे देंगे, आपकी रीढ़ की हड्डी पे अगर आप सपोर्ट दे देंगे, तो आप रियलाइज करेंगे
कि इस सपोर्ट से आपकी जो पूरी स्पाइन है वो लेंथन हो जाए। तो सिर्फ सपोर्ट देना है आपको यहाँ पर नीचे, और ये आप सिर्फ एक्सरसाइज करते वक्त नहीं, ऐसा आप हर मूवमेंट में दे सकते हैं। मतलब अगर आप अपने ऑफिस में चेयर्स पे बैठते हैं और आपको ऐसा लगता है कि चेयर पे स्पाइन ऐसे करके बैठते हैं, अपने शोल्डर्स को हंच करके बैठते हैं, तो सिंपल एक तरीका, कोशिश कीजिए कि आप अपने कुशन को अपने टेलबोन के नीचे रखें, और अगर जगह नहीं है चेयर पे तो एक छोटे से टाल को रोल कीजिए और अपने हिप्स और टेलबोन के नीचे ऐसे बेंच कर, फिर देखिए आप कितनी आराम से सीधा बैठ सकते। तो हम सिंपल सुखासन में बैठेंगे, थोड़ा सा ब्रीदिंग का प्रैक्टिस करते हैं, अपनी इंटेंशन सेट करते हैं हमारी आज की प्रैक्टिस के लिए। कोशिश करेंगे पहले कुछ दिन आप अपने हाथ से फील कीजिए कि आप कैसे जब सांस अंदर और बाहर लेते हैं तो आपकी बेली में क्या मूवमेंट आती है। उसके बाद जब आप इस तरह से अपने आप को अलाइन कर लेंगे तो आपको हाथ रखने की जरूरत है। तो जब आप एक लंबा गहरा सांस अंदर लेंगे तो आपकी बेली बाहर की तरफ, सांस अंदर बेली बाहर, और फिर जब आप सांस को छोड़ेंगे तो आपकी जो बेली है, जो आपका कोर है, वो अंदर की तरफ, और हम इसमें कहते हैं डायफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग। मतलब ये सिर्फ अंदर ही नहीं जाएगा, थोड़ा सा ऊपर भी, मतलब आपका डीप एक्सहेलेशन। एक होता है सांस लेना कि आपके गर्दन तक आप सांस लेते हैं, जब आप जनरली स्ट्रेस्ड होते हैं तो क्या करते हैं, आप यहाँ तक सांस लेते हैं, मतलब आप छाती तक भी नहीं सोच पाते, मतलब इतना छोटा हो जाता है आपका सांस लेने का। तो ये सिर्फ एक जो डीप ब्रीदिंग का पैटर्न है ना, ये भी आपकी पूरी बॉडी के सारे सिस्टम्स को रेगुलेट करता है। एंड डाइजेस्टिव सिस्टम आपकी बॉडी का एक बहुत बड़ा सिस्टम। लंबी गहरी सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, लंबी गहरी सांस अंदर, सांस बाहर, लंबी गहरी सांस अंदर और फिर बाहर। एक लंबी गहरी सांस के साथ अपने हाथ को ऊपर लेकर जाएंगे, सांस को छोड़ते हुए ऑपोजिट घुटने को पकड़ते हुए एक्सहेल करें। कोशिश करेंगे कि आप अपने घुटनों को ऊपर नीचे नहीं करेंगे, मतलब अपनी नाभि को अंदर खींच के रखेंगे और जो ऑब्लिक मसल्स, साइड की जो मसल्स होती हैं उनको एंगेज करेंगे, नाभि और साइड स्ट्रेच करेंगे पूरा, आगे की तरफ बिल्कुल भी नहीं झुकेंगे। जनरली अगर स्टिफनेस होती है तो क्या होता है, आगे की तरफ मुड़ जाते हैं, यहाँ पीछे की तरफ चले जाते हैं। अगर आप आधा इंच भी मूव कर पा रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि बिल्कुल सही फॉर्मेट में मूव करेंगे, मतलब सिर्फ साइड पे स्ट्रेच, वार्म अप करें, फिर वापस सेंटर, सांस भरिए, सांस छोड़ते हुए साइड। अगर किसी वजह से आपके हाथ सीधे नहीं हो पा रहे हैं तो कोशिश करिए कि आगे की तरफ नहीं गिरेंगे, मूवमेंट ऊपर की तरफ से खींचिए अच्छे से, फिर वापस सेंटर में आ जाइए। अगेन सांस छोड़ते हुए साइड में स्ट्रेच करें, लंबा गहरा सांस खींचते हुए नाभि को अंदर लेकर जाएंगे, साइड से अपनी ऑब्लिक मसल्स को एंगेज करेंगे, फिर वापस, फिर लंबा गहरा सांस अंदर, सांस छोड़ते हुए साइड, फिर वापस। आइए अब करते हैं हम तितली आसन और बटरफ्लाई पोज। अपने दोनों पंजों को जोड़ लेंगे, उंगलियों को भी जोड़ लेंगे और खींच के सीधा बैठ। ध्यान रखिए कोई भी आसन जिसमें आप आगे ऐसे राउंड करेंगे और होल्ड करेंगे सिर्फ इसलिए कि आसन में ऐसे पकड़ा जाता है, बिल्कुल भी नहीं। आपकी बॉडी में जो फॉर्मेट होता है वो सही होना चाहिए। तो अगर सीधे बैठ के आप नहीं पकड़ पा रहे उंगलियों को तो एड़ी को पकड़ो, लेकिन सीधा बैठना बहुत जरूरी। मतलब आप ये पूरा जो स्पाइन है इसको अच्छे से स्ट्रेच करेंगे, आपकी इनर थाइस में स्ट्रेच आना चाहिए। ऐसे आपकी किसी भी मसल में कोई स्ट्रेच नहीं आ रहा है और आप गलत तरीके से अपनी स्पाइन को मोड़ रहे हैं ना, तो कोशिश कीजिए कि सीधा रहेंगे, वो ज्यादा जरूरी।
आपके घुटने जमीन पे लगे रहे, इसका भी अभी कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मत दीजिएगा। कोशिश कीजिए कि जो हम मूवमेंट चाह रहे हैं वो हो, मतलब आपके हिप्स से ये मूवमेंट हो, घुटनों से नहीं, शिन से नहीं, राइट फ्रॉम योर ग्रोइन। आप लंबी गहरी सांसों के साथ साइड की तरफ मूव करो, बाहर। तो क्या है ये इस प्रोसेस में? तो जैसे आपकी बॉडी के दो सिस्टम्स होते हैं, एक होता है ब्लड का सिस्टम, आपकी पूरी बॉडी में हम आर्टरीज और इस सब के थ्रू ब्लड मूव करता है, लेकिन उस ब्लड को मूव करने के लिए हमें एक पंप मिला है ना, हार्ट। वो हार्ट वो ब्लड को अच्छे से पंप करता है। लेकिन एक और सिस्टम होता है हमारी बॉडी में, जो होता है हमारा लिम्फेटिक फ्लो का सिस्टम, जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी, किस तरह से हमारी बॉडी टॉक्सिक्स हमारी बॉडी से वॉश आउट होते हैं, उसको निर्धारित करता है। उसके अंदर कोई पंप नहीं, तो उस पंप को चलाने के लिए हमें चलना पड़ेगा। मतलब आप जब जितनी बार आपकी बॉडी मूव करती है, जिस जिस तरह से आप अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हैं, आप अपने लिम्फ नोड्स में मूवमेंट करते हैं। और आपके लिम्फ नोड्स कहाँ होते हैं? हर जगह होते हैं, नेक के इधर, अंडर आर्म्स, ग्रोइन, सब बहुत सारी जगह पे आपके लिम्फ नोड्स होते हैं। और ऐसी मूवमेंट्स करके हम उन सभी लिम्फ नोड्स में मूवमेंट और सर्कुलेशन स्टार्ट करते हैं। और रिलैक्स। इसके बाद आ जाएंगे वज्रासन। वज्रासन मैंने कल भी सिखाया था। हम इस पूरे गट रीसेट के प्रोग्राम में वज्रासन, कैट काउ पोजिशन, सबका धीरे धीरे करके इस्तेमाल करेंगे। कोशिश करेंगे कि आप अपना राइट फीट का जो पंजा है वो लेफ्ट के ऊपर रखिए। अगर नहीं रख सकते तो कोई बात नहीं, अगर रख सकते हैं तो कोशिश कीजिए और एडी के ऊपर सीधा बैठे। अगर किसी को ऐसे एडी में सीधा बैठने में मुश्किल है तो एक बहुत ही सिंपल सा हैक है, अपने कुशन को इधर काफ मसल्स के ऊपर अच्छे से स्क्वीज कर लीजिए। जब स्क्वीज करके बैठेंगे तो नाभि अंदर और लंबा गहरा सांस, एक लंबा गहरा सांस अंदर और फिर बाहर, अंदर बाहर, और फिर एक आखिरी बार बहुत लंबा गहरा सांस अंदर और बाहर करते हुए पूरा केव इन करें। सेम प्रोसेस करेंगे हम, लेकिन आगे झुक। और इसमें हम अपने जो अंगूठे हैं उनको अंदर रखेंगे, उंगलियों को ऊपर रोल करेंगे और नाभि, ये नाभि है, नाभि से नीचे दोनों अंगूठों के साथ हथेलियों को अंदर स्क्वीज करें। ठीक है, सो लंबा गहरा सांस, सांस छोड़ते हुए आगे मंडूक आसन। आप देखिए आप कितनी आगे जा सकते हैं, जिसमें आप अपने शोल्डर्स को रोल लेंगे। यहाँ पर आप हिंज करेंगे अपने हिप्स से। हर मूवमेंट में आप हिप्स के थ्रू हिंज करेंगे ना, तो गोलाई नहीं चाहिए कमर में, लेंथ चाहिए कमर में, सीधा 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 सीधा। अगर सिर्फ यहाँ तक जा सकते हैं तो यहाँ पर होल्ड कीजिए, थोड़ा और जा सकते हैं तो और नीचे जाइए। पूरी चेस्ट को अपनी थाइस पे ले आइए, थोड़ा और नीचे जाइए, अपना फोरहेड को जमीन पे लगाइए, अपनी पूरी की पूरी जो आपकी फिस्ट है, अपनी मुट्ठी को पूरा अंदर घुसा दीजिए। ये बहुत ही अच्छा आसन है अगर आपको डायबिटीज या डाइजेशन से रिलेटेड भी और कोई प्रॉब्लम्स है। ये रेगुलेट करता है आपके सारे के सारे डाइजेस्टिव जूसेस को। अब हम क्या करेंगे, अब हम धीरे से, जिस तरह से हमने अपनी मुट्ठी को अंदर दबाया है, उसको गोल घुमाएंगे। गोल, पहले क्लॉकवाइज गोल घुमाइए, 1 2 3 4, फिर एंटी क्लॉकवाइज। जब आप एकदम मुट्ठी को अंदर डालेंगे तो आपको लगेगा कि इसमें जगह नहीं है गोल घुमाने की, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे कि वो अंदर इस तरह से चली जाती है कि आप उसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं। कीजिए कम से कम 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे करने से आप फिर से इनिशिएट कर रहे हैं अपने सारे के सारे डाइजेस्टिव जूसेस के रिलीज के लिए। बहुत ही अच्छा आसन है अगर आपको गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग, गट हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स का बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। कोशिश करिएगा कि आपकी ये मूवमेंट आपके रिब केज के पास नहीं,
इसलिए मैंने कहा नाभि से नीचे। अपनी आंतड़ियों को अच्छे से स्क्वीज करिए, अंदर बाहर अंदर बाहर। फिर दूसरी साइड ऑपोजिट, अंदर बाहर अंदर बाहर। थोड़ा सा पसीना आ गया। सोचिए कितनी सिंपल मूवमेंट है। और ये पसीना इसलिए आया क्योंकि हमने अपने मणिपुरा चक्र, मतलब हमारे नेवल वाला जो हमारा चक्र होता है उसको हम मणिपुरा चक्र कहते हैं, हमने अपने मणिपुरा चक्र को इनिशिएट किया है। तो ये एक डाइजेस्टिव फायर होती है जो हमारी, उसका चक्र है। तो इसका साइन भी रेड होता है। तो आप जब यहाँ से एनर्जी क्रिएट करते हैं तो बहुत ही वाजिब है कि आपके हाथों में पसीना आ जाए, बिकॉज आपका मेटाबॉलिज्म भी किक स्टार्ट होता है। अब यहाँ से हम कोर को ही एंगेज करते हुए सीधा नीचे जाएंगे मैट पे, भुजंगासन, कोबरा पोज भी कहते हैं इसको। सीधा नीचे आ जाए। भुजंगासन के लिए 2 बातों का ध्यान रखेंगे। नंबर 1 कि भुजंगासन में आपको अपनी स्पाइन पे प्रेशर डाल के ऊपर नहीं आना। आप जब ऊपर आते हैं तो आप अपने कोर की पावर से ऊपर आए। मतलब कोर मसल्स मैंने कल भी बताया था, आपकी चेस्ट से लेकर आपके पेल्विक फ्लोर मसल्स तक जितने भी ये मसल्स हैं जो आपकी रीढ़ की हड्डी को सराउंड करती हैं, वो आपकी कोर मसल्स। तो जब आप ऊपर आएंगे तो अपने पंजों को खींच के रखेंगे, नाभि को अंदर मूव करके रखेंगे, अपने शोल्डर्स को पीछे रोल बैक करेंगे और ऊपर आए। हाथों को इस तरह से बाहर नहीं खोलेंगे, हाथों को भी स्क्वीज करेंगे। कहां पर? अपनी चेस्ट के पास, और एल्बोस को स्क्वीज करेंगे अपनी पूरी कमर के पास। अब जब आप लंबा गहरा सांस लेंगे, आप ऊपर आए इस तरह से। आप अपने हाथों को लॉक ऐसे नहीं करेंगे, एल्बोस को स्क्वीज करके ही रखेंगे इस तरीके। आप देखिए कितना डिफरेंस है। जैसे ही आप अपनी एल्बोस को ऐसे लॉक करते हैं तो क्या हो रहा है? नंबर 1, आप अपने शोल्डर्स को ऐसे स्क्रंच अप कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। आपके शोल्डर्स रोल्ड बैक हो। आपके जो प्रेशर है एल्बो में नहीं चाहिए, कहाँ चाहिए? कोर पे। तो कोर की एंगेजमेंट के लिए एल्बोस को पीछे ले जाइए, यहां से लॉक करके बिना पीछे की तरफ, ऊपर की तरफ, पूरा लोअर एब्डोमिनल से लेकर अपर एब्डोमिनल तक, मतलब नाभि के नीचे का हिस्सा, नाभि के ऊपर का हिस्सा, सब अच्छे से खुला हुआ, खींचा हुआ, स्क्वीज करके। और अगर आप कर सकते हैं तो आंखों से ऊपर जाइए, मतलब आपका ये जो थ्रोट चक्रा है इसको भी रेगुलेट करते हुए ऊपर, स्क्वीज एंड अप। होल्ड करेंगे यहाँ, 1 2 3 4 एंड बैक। दोबारा से करेंगे। लंबा गहरा सांस, अंदर ऊपर, 1 2 3। ग्लूट्स भी एंगेज रहेंगे। आप अपने ग्लूट्स को नीचे की तरफ नहीं छोड़ेंगे, स्क्वीज करके ऊपर, 4 5 एंड धीरे से। एक आखिरी बार लंबा गहरा सांस लेंगे और ऊपर की तरफ, शोल्डर्स को ऊपर की तरफ नहीं, पीछे की तरफ खोल के रखें। अगर मैं आगे से दिखाऊं तो आपके जो एल्बोज है पीछे की तरफ रहेंगे, शोल्डर्स ऐसे नहीं, ऐसे खुले रहेंगे, और तब आप ऊपर की। आइए मैट पे आ जाएंगे इसके बाद। नेक्स्ट आसन जो हम करेंगे, जो बहुत ही इफेक्टिव है आपके गट हेल्थ के लिए, जो बहुत ही सिंपल है, पवन मुक्तासन। आइए पहले इसको सिंगल लेग से करते हैं। और वो सभी लोग जिनको बेंड करने, मतलब अपने घुटने को दबा के छाती तक लाने में प्रॉब्लम है घुटनों के कारण, तो आप नीज से नहीं दबाए, आप यहाँ अपने हैमस्ट्रिंग से इस मूवमेंट को प्रेस करें। ठीक है, बाकी सब लोग कंफर्टेबली कर सकते हैं तो दबाइए, अदरवाइज घुटने पे हमें बिल्कुल भी प्रेशर नहीं चाहिए। आप एक लेग को पूरा सीधा रखेंगे, दूसरी लेग को स्क्वीज करते हुए पास देंगे। सो आप देख सकते हैं कि इस पूरी लेग से, पूरी थाई से आप अपने कोर मसल्स को दबा रहे हैं। और जब आप इस तरह से दबा के अपने
हिप्स को अंदर की तरफ स्क्वीज कर रहे हैं, तो ना सिर्फ आप अपने ग्लूट्स को रिलैक्स कर रहे हैं, आप अपने पूरे के पूरे एंडोक्राइन रीजन को फिर से इनिशिएट कर रहे हैं। अब इस तरह से पहुंचने के बाद जब आप सांस छोड़ते हैं, अगर आपके शोल्डर्स में कोई पेन नहीं है, आपके सर्वाइकल में कोई पेन नहीं है, तो कोशिश करिए कि आप स्क्वीज करके अपने नाक को यहाँ तक, लेकिन अगर ऐसा करने से हल्का सा भी प्रेशर आता है आपके यहाँ पर, तो मत कीजिए। इस आसन की इफेक्टिवनेस में उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। कोशिश ये करें कि आप पूरा अच्छे से अपने नाभि को स्क्वीज करें, लंबा गहरा सांस लें, सांस छोड़ते हुए लंबी ढंग से इस लेग को ऊपर उठाएंगे, उधर तक ही जाए जब तक आपकी लेग पूरी नीचे, स्ट्रेच करते हुए फिर ऊपर आए और नाक को यहाँ। अगर ऐसा करने से प्रेशर आ रहा है, ऊपर वाली बॉडी को छोड़ दीजिए, रिलैक्स रखिए और सिर्फ प्रेस कीजिए, दोनों पंजे नीचे। अब हम पवन मुक्त आसन करेंगे दोनों घुटनों के साथ। सो लंबी गहरी सांस, सांस छोड़ते हुए घुटने चेस्ट पर ऊपर, होल्ड करेंगे यहाँ पर 1 2 3। आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छा पोज है। आपने अपने पूरे के पूरे जितना भी आपका सेंट्रल सिस्टम है डाइजेशन का, स्टमक, लिवर, स्प्लीन, पैंक्रियास, सबको अच्छे से दबाया है, और आपने अपने जो आपका मूलधारा चक्र है उसको भी ओपन किया है। सो बहुत ही रिलैक्सिंग पोज भी है। और फिर धीरे से रिलैक्स कर देंगे, कूल डाउन करते हैं। सबसे पहले हम ईगल लेग्स में हमेशा कूल डाउन करते हैं, क्योंकि उससे अच्छे से ट्विस्ट होता है। लेकिन अगर किसी कारण आप अपने घुटनों को एक से ऊपर नहीं कर सकते, तो दोनों लेग्स को इस तरह से भी स्क्वीज करके साइड पे ले जा सकते हैं और ट्विस्ट कर सकते हैं। सिंपल पोज है, बहुत ही रिलैक्सिंग पोज है। आपके आर्म, अंडर आर्म से, आर्मपिट से, ओब्लिक से, ग्लूट से पूरा लंबा स्ट्रेच चाहिए। इसी तरह सेंटर पे आ जाएंगे, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए साइड पे जाएंगे, पूरे की पूरी जो आपकी थाइस है उसको मैट पे पुश करेंगे, हाथों को खोलते हुए साइड, साइड को अच्छे से खींचेंगे। वापस सेंटर, लेग अप द वॉल पोज करेंगे, अपने दोनों पंजों को अंदर की तरफ स्क्वीज करते हुए, लेग्स को सीधा, हिप से सीधा, कोर को एंगेज करेंगे, होल्ड करेंगे इसको, अगेन सेंटर करेंगे अपने माइंड को, अपने सांस लेने की प्रक्रिया पे ध्यान रखें, लंबा गहरा सांस अंदर और बाहर। और फिर धीरे से लेग्स को नीचे, थोड़ी देर शवासन में रुकेंगे। अपनी पूरी बॉडी को ढीला छोड़ देंगे, सिर्फ अपने श्वास के साथ अपनी पूरी फिजिकल बॉडी की लाइटनेस को फील करेंगे। ऐसा फील करेंगे कि जैसे आपकी फिजिकल बॉडी हैवी हो रही है और आप बहुत ही हल्के ढंग से इस फिजिकल बॉडी की हैवीनेस को महसूस करते हुए ऊपर की तरफ
धीरे से कॉन्शियसनेस वापस लाते हुए साइड से मुड़ते हुए ऊपर की तरफ आते, अपनी दोनों हथेलियों को रब करते हुए आईज के ऊपर। और अपने दोनों हाथों को जोड़ के फील दिस ग्रैटिट्यूड, थैंक्स बोलेंगे आप अपने आप को कि आप ये पूरी की पूरी क्रिया कर पाए अपने बॉडी के साथ। और थैंक्स आप जिस जिस को भी आज सुबह से थैंक्स बोलना चाहते हैं, अपना दिन ग्रैटिट्यूड के साथ एक बहुत ही विनम्र और थैंक यू वाले एटीट्यूड के साथ स्टार्ट कीजिए। फिर आप देखिए कि कितना सुंदर होता है आपकी सुबह, और उसके बाद कितनी सुंदर होती है आपकी हर क्रिया और पूरा दिन। थैंक यू सो मच। मैं आपसे दोबारा मिलूंगी, तब तक ध्यान रखिए। टेक केयर। थैंक यू मीनल, थैंक यू सो वेरी मच। सो आई थिंक आज का सेशन जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सबको देके गया। तो चलिए एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं आज हमने जो भी जाना, जो भी सीखा। तो मैं तो ये सब इंफॉर्मेशन लेके बहुत ही एक्साइटेड जो है वो फील कर रहा हूँ कि हमारी बॉडी के अंदर ऑलमोस्ट 2 kg के आसपास वेट जो है वो गट माइक्रोफ्लोरा का होता है। तो सोचिए कितना इंटरेस्टिंग है। और आज हमने अपने सेशन के अंदर डॉक्टर निकिता ने हमें बताया कि क्या डिफरेंस है बिटवीन कैलोरी डेंस फूड एंड न्यूट्रिएंट डेंस फूड। और आज की हमारी जो एक्टिविटी है वो भी उसी के अराउंड है। आज के सेशन के अंदर हमने जाना कि किस तरीके से हम अपनी प्लेट को, जिसमें 25% प्लांट बेस्ड प्रोटीन होने चाहिए, 50% फल और सब्जियां होनी चाहिए और 25% कार्ब्स होने चाहिए, किस तरीके से उसको प्रिपेयर जो है वो किया जा सकता है। तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छी लर्निंग जो है आज के सेशन के दौरान जो है वो रही है। और इसके साथ साथ किस तरीके से हम रोल ऑफ स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स हमारे रूटीन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सारी की सारी जो हाइड्रेशन को हम अपनी बॉडी के अंदर कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आप अगर इन सारे के सारे इंफॉर्मेशंस को प्रैक्टिकली रूटीन के अंदर आप अगर रूटीन में इम्प्लीमेंट करते हैं, तो नॉट ओनली सिर्फ आप अपने गट सिस्टम को हेल्दी रख सकते हैं, बट ओवरऑल आप एक अच्छी सेहत को भी लीड जो है वो कर सकते हैं। तो आज की एक्टिविटी ऑफ द डे को एक बार दोबारा से आप सबके सामने रिपीट कर देता हूं अपने ग्रुप्स के अंदर, अपने रिस्पेक्टिव न्यूट्रिशनिस्ट के साथ और सीओईज के साथ इसको शेयर जो है वो जरूर कीजिए। सो आपको आज पिक्चर शेयर करनी है एक हेल्दी हाइड्रेटिंग ड्रिंक की, और आप अगर उसको अपने साथ कंज्यूम करते हुए लेंगे तो वो पिक्चर और भी ज्यादा जो है वो बेटर आएगी। इसके साथ साथ आपको 2 एग्जाम्पल्स जिसके अंदर एक बहुत ज्यादा कैलोरी डेंस फूड हो और दूसरा जो है वो एक न्यूट्रिएंट डेंस फूड हो, आपको इन दोनों की एक पिक्चर जो है वो हमारे साथ शेयर करनी है। तो थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। कीप योर गुड वर्क, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। मिलते हैं आपको एक नए सेशन के साथ, एक नई इंफॉर्मेशन के साथ और कुछ नई एक्सरसाइज के साथ एट द सेम टाइम टुमारो मॉर्निंग। थैंक यू एंड टेक केयर।